इसको मैं आपको जरा एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ये जो पार्टिकल है, जब ये पार्टिकल पी पार्टिकल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज साइंस में t इज इक्वल टू 0 से चलना शुरू करता है, t इज इक्वल टू t तक पहुंचता है, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो O से लेके n तक पहुंचेगा। जब ये पार्टिकल B पे पहुंचेगा तो ये n भी B पे पहुंच चुका होगा। जब ये B से ऐसे नीचे की तरफ आएगा तो ये इसका जो प्रोजेक्शन है n वो नीचे की तरफ आएगा। जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में पार्टिकल चलेगा तो उसका प्रोजेक्शन O से P की तरफ चलेगा, O से D की तरफ, है ना। A B ये वाला पॉइंट C हो गया एंड दिस इज D। तो जब पार्टिकल D से A की तरफ चलेगा तो उसका जो प्रोजेक्शन है वो N से O की तरफ चलेगा, यानी कि पार्टिकल इस सर्कल में मूव करेगा और जो प्रोजेक्शन है वो इस O पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा। तो अगर आप y एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन लेते हो और इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो t इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि जो इसका प्रोजेक्शन है वो 0 से चलना स्टार्ट करता है, यानी कि मेन पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो y एक्सिस के ऊपर जो प्रोजेक्शन है उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा t। तो जब भी आप y एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन निकालोगे तो ये y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा t होगा, और ये जो ओमेगा t है वो t इज इक्वल टू 0 से, यानी कि ए पॉइंट से एंगल इंक्रीज होना शुरू होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ही एंगल बढ़ेगा। तो y की वैल्यू जो है वो r साइन ओमेगा t के इक्वल होगी एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ SHM। इक्वेशन ऑफ SHM ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। इसको हार्मोनिक मोशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हार्मोनिक है ये साइन और कोसाइन, ठीक है, इसकी जो 1 डिग्री के जो फंक्शन होंगे उनको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस बोलते हैं, क्योंकि इसमें साइन का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए ये एक हार्मोनिक फंक्शन है। तो इसलिए इसका नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल इसलिए क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। अगर इसमें और फंक्शंस का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो फिर सिंपल नहीं रहेंगे। तो सिंपल में या तो एक साइन फंक्शन होता है या एक कोसाइन फंक्शन होता है। अगर एक से ज्यादा फंक्शन होंगे तो फिर वो सिंपल नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो प्रोजेक्शन होगा उसकी इक्वेशन किस तरह से बनेगी। देखिए इसका ये जो दूसरा पार्ट है, इसमें जो पार्टिकल है वो बी से चलना शुरू करता है, यहां से ये पार्टिकल चलना शुरू करता है बी पॉइंट से। तो ये जो बी पॉइंट है इसको हमने इनिशियल पॉइंट कंसिडर कर लिया है, इसलिए ये टी इज इक्वल टू 0। ये पार्टिकल बी से पी की तरफ चलता है, ऐसे चलता है, और टी इज इक्वल टू टी टाइम में ये पी पॉइंट तक पहुंच गया, मान लो इस पॉइंट तक पहुंच गया, और इसने ये थीटा एंगल टी टाइम में कवर कर लिया। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये इस वाले डायमीटर से, यानी कि t इज इक्वल टू 0 से जो डायमीटर बनता है वहां से पार्टिकल वाली जो रेडियस है उसके बीच में जो एंगल होगा वो थीटा होगा, क्योंकि टी टाइम में ये थीटा बना है। तो ओमेगा जो इसकी रेट होगी एंगल के कवरेज की वो थीटा बाई टी के इक्वल होगा, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ठीक है, ये ओ से लेके एन तक की जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज वाई, है ना। ये ये ओ एन जो डिस्टेंस है ये वाई के इक्वल हो गया, और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है आर के। तो इस वाले ट्राइंगल में अगर देखोगे तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि वाई अपॉन आर हो जाएगा कॉस थीटा की, और y की वैल्यू हो जाएगी r cos थीटा, और थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो ये y इज इक्वल टू r cos ओमेगा t हो। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता है तो इस प्रोजेक्शन की जो इक्वेशन होगी वो y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा t होगी, और अगर यहां से स्टार्ट करता है तो उसकी जो पोजीशन होगी वो y इज इक्वल टू r cos ओमेगा t होगी। ठीक है, तो इधर से y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी अगर यहां से स्टार्ट करेगा, और अगर यहां से स्टार्ट करता है तो इसकी जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी होगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो दोनों केसेस में आप अगर ये पहले वाली इक्वेशन करते हो y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, यानी कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो r के इक्वल होगा, और कॉस ओमेगा टी की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो इसमें भी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो r के बराबर। तो O से लेके B तक का जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं।
ठीक है, तो आपको कि ये ध्यान रखना है, यहाँ से स्टार्ट होगा तो साइन का फंक्शन बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा तो कॉस का फंक्शन बनेगा। तो उसमें जो इनिशियल पोजीशन है वो मैटर करती है ना। तो आगे हम इसको पढ़ेंगे कि भाई इससे भी हम ये वाली इक्वेशन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो इसकी पोजीशन है ये चेंज हो रही है, मतलब ये एन जो पॉइंट है ये ओ के अबाउट एस एच एम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो ये देखो, ये जो पार्टिकल है इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है एन यानी कि प्रोजेक्शन, इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। ये जैसे जैसे ऐसे जाएगा इसकी स्पीड कम होती चली जाएगी, यहाँ पे इसकी स्पीड 0 होगी तभी ये वापस लौटेगा, फिर इसकी स्पीड बढ़ेगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी, फिर कम होगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है और स्पीड मिनिमम होती है। तो स्पीड टाइम का फंक्शन होता है। ठीक है, तो हम इसकी पार्टिकल की एन जो पार्टिकल है जो एस एच एम कर रहा है, मतलब जो प्रोजेक्शन है वो जो एस एच एम कर रहा है उसकी वेलोसिटी निकालेंगे। तो जैसे ये पार्टिकल है ये इस तरफ जा रहा है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये इस तरफ जा रहा है ऐसे, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसकी वेलोसिटी जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगी। तो हम इसकी वेलोसिटी की कैलकुलेशन करेंगे। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमें पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो आर साइन ओमेगा टी के इक्वल होता है, और हमें ये भी पता है कि जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव होता है, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये जाएगा डी डी टी ऑफ आर साइन ओमेगा टी। अब जो आर है वो तो चेंज हो नहीं रहा है, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो ये कॉस ओमेगा टी हो गया। अब अगर टी की जगह ओमेगा टी है तो इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे, चेन रूल। चेन रूल दोबारा से रिकॉल कर लीजिए, जैसे साइन एक्स है इसका डिफरेंशिएशन हमें पता है कि जो साइन एक्स है इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, लेकिन एक्स की जगह अगर कोई टर्म आ गया, मान लो 2x आ गया, तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस 2x होगा, और फिर 2x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यानी कि इंटू 2। इसी तरह से ये साइन ओमेगा टी है तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना। तो ये हो गया आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये तो टाइम का फंक्शन हो गया, तो वेलोसिटी की वैल्यू हो गई आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब अगर हमें इसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में चेंज करना हो, यानी कि y के टर्म्स में क्या स्पीड होगी, तो उसको हम y के टर्म्स में कैसे चेंज करेंगे। तो देखो cos स्क्वायर थीटा होता है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसमें थीटा को ओमेगा टी लिख दें तो cos ओमेगा टी हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, यहाँ से हम साइन ओमेगा टी को y में चेंज कर सकते हैं, जैसे साइन ओमेगा टी की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन आर। तो इस तरह से हम t को एलिमिनेट कर सकते हैं, y के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो पहले हमने इस वाले cos ओमेगा टी को लिखा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, फिर साइन ओमेगा टी की वैल्यू डाल दी y अपॉन आर, तो ये वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा। अब इसको सॉल्व करिए तो ओमेगा आर इंटू अंडर रूट ये आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, तो ये आर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर का जो अंडर रूट है वो आर होता है, तो ये हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हो गए, एक हो गया v इज इक्वल टू आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये तो टाइम का फंक्शन है, और ये डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन। ठीक है, अब इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी और कहाँ कहाँ पे मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये मैक्सिमम तब होगा जब y मिनिमम होगा, है ना, क्योंकि ये चीज माइनस कर रहे हैं। जब कम से कम माइनस करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो y मिनिमम कहाँ पे होगा, मीन पोजीशन पे। ठीक है, तो जो मीन पोजीशन है उस पे y की वैल्यू मिनिमम होगी, एट मीन पोजीशन y मिनिमम होगा, और इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। तो जब ये 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 0 पुट कर दो तो ओमेगा आर।
ठीक है, तो दो इंफॉर्मेशन इससे मिलती है कि मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू आर ओमेगा के इक्वल होगी, और कहाँ पे होगी, जहां पे मेन पोजीशन होगी। तो ये जो मेन पोजीशन है, इस पे पार्टिकल की, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, उसकी वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम होगी, और मिनिमम जो वेलोसिटी है वो कहाँ पे होगी, जब ये मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम कहाँ पे होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे, यानी कि बी पे और डी पॉइंट पे। तो जो एक्सट्रीम पोजीशंस होंगी, एक्सट्रीम पोजीशंस, उन पे y की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और ये जो y मैक्सिमम है ये r के इक्वल होगा। ठीक है, तो v की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो अगर हम इसको r रख देंगे तो v की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे ये जो मेन पॉइंट है, इस पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और किसके इक्वल होती है, ओमेगा आर के इक्वल होती है। और ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, इन पे वेलोसिटी मिनिमम होती है, मिनिमम, और किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। तो यहाँ पे भी जो वेलोसिटी है वो मिनिमम होगी और 0 के इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, इस वाले पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, इस वाले पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, यानी कि आर के इक्वल, है ना। यहाँ पे भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम होगा, आर के इक्वल। ठीक है, तो ये इनके ऑब्जर्वेशंस हैं कि मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी, मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी। ठीक है, तो बड़ी ऑब्वियस सी है, आप ध्यान लगा के सोचोगे तो बहुत आसान सी चीज। अब देखिए, जैसे हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है। अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी, और उसी से हमें एसएचएम की कंडीशन मिलती है। तो देखिए, वेलोसिटी की वैल्यू अभी हमने निकाली, टाइम का फंक्शन, तो वेलोसिटी कितना आया था, वेलोसिटी वाज आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इसमें आर ओमेगा कांस्टेंट है, और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो ये माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर साइन ओमेगा टी। और ये जो आर साइन ओमेगा टी है, ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है। तो एक्सेलरेशन हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के इक्वल, है ना। तो इससे हमें कंडीशन मिलती है कि जो एक्सेलरेशन है वो माइनस वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जो ओमेगा स्क्वायर है वो तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि जो पार्टिकल है वो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। ये जैसे पार्टिकल है पी, ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब हो गया कि ये इक्वल टाइम में इक्वल एंगल, है ना। तो अगर टी टाइम में थीटा एंगल बनाता है तो हमेशा टी टाइम में थीटा ही एंगल बनाएगा। इसका मतलब अगर ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट होगा, तो ओमेगा कांस्टेंट रहेगी। तो इसमें ये दो ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपको देखने हैं, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई एंड ए इज इक्वल टू माइनस वाई। ये वाई के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसकी जो वैल्यू है एक्सेलरेशन की, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी और सबसे कम कहाँ पे होगी, तो वो वाई के ऊपर डिपेंड करेगी। तो y अगर 0 होगा यानी कि मेन पोजीशन पे, तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। तो मेन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होता है, और y जब मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। तो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो एक्सट्रीम पोजीशंस पे होता है। ठीक है, मेन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी कि इसके बाद जो है वो स्पीड घटेगी, बढ़ेगी नहीं, है ना। स्पीड यहीं पे मैक्सिमम होती है। तो मेन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम होगा। और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ हो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का जो टाइम वाला फंक्शन है, a इज इक्वल टू, वो तो है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इंटू साइन ओमेगा टी। और जो y वाला फंक्शन है वो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के इक्वल। तो हम एक्सेलरेशन को टाइम का फंक्शन बना के पढ़ सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन बना के पढ़ सकते हैं।
ठीक है, अब ये क्योंकि एक पीरियोडिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, तो अगर ये पीरियोडिक मोशन है तो इसका मतलब है कि इसका टाइम पीरियड भी होगा और इसकी एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होगी। टाइम पीरियड का मतलब है कि एक ऑसिलेशन में उसको टोटल कितना टाइम मिलेगा, और फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकंड के अंदर उसके कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट होंगे, है ना। तो यहां से देखिए कि हमने अभी ये निकाला था कि भाई ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं कि एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, और उसकी जो वैल्यू है वो ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल होगी, है ना। ये किससे आता है, अभी हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। जो माइनस है वो उसकी डायरेक्शन को बताता है। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम इसका सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई के बराबर, है ना। हम डायरेक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये जो ओमेगा स्क्वायर है ये तो फिक्स्ड है, तो वाई जब मैक्सिमम होगा तभी ए मैक्सिमम होगा, और डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, यानी कि आर के बराबर। तो एक्सेलेरेशन की मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर होगी, और वो कब होगी, एक्सट्रीम पोजीशंस पे। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब जैसे ये डायमीटर है, तो ये एक्सट्रीम पोजीशंस हो गए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आर के बराबर होगा, ये मेन पोजीशन है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आर के बराबर होगा। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी और यहाँ पे एक्सेलेरेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और वो किसके बराबर हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। मेन पोजीशन पे y 0 होगा, इसलिए एक्सेलेरेशन भी 0 होगा, मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर हम एक्सेलेरेशन की मैक्सिमम वैल्यू, एक्सेलेरेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर आर, है ना, और ये एक्सेलेरेशन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम हमने निकाली थी, कितनी आई थी, v इज इक्वल टू, v का एक्सप्रेशन देखिए क्या आया था, देखो v का ये जो एक्सप्रेशन है, इससे हमने v की मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी, तो y को 0 रखा था, तो ओमेगा आर, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो v की जो वेलोसिटी मैक्सिमम वैल्यू है वो आर ओमेगा के इक्वल है, तो यहाँ पे अगर हम आर ओमेगा रखते हैं तो ये आर कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा से इसकी एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा बचेगा। तो एक्सेलेरेशन की मैक्सिमम वैल्यू और वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू का जो रेशियो है वो ओमेगा के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई, इससे हम ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर a अपॉन वाई के इक्वल हो जाएगा, और उसका अंडर रूट करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट a अपॉन वाई। ठीक है, टाइम पीरियड का और ओमेगा का क्या रिलेशनशिप होता है, ओमेगा होता है थीटा अपॉन टी के बराबर। जब ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू 2 पाई के इक्वल हो जाएगी, और ये जो टाइम है ये टाइम पीरियड के इक्वल हो जाएगा, तो ये रिलेशन होता है, टी की वैल्यू निकालो तो 2 पाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए, तो 2 पाई 1 अपॉन ओमेगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो अंडर रूट वाई अपॉन ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट वाई अपॉन ए। और जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, तो अगर आप टाइम पीरियड को उल्टा कर दो, ये टाइम पीरियड को रिवर्स कर दो, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ए अपॉन वाई। ठीक है, तो ये सब तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा ही हुआ है, ओमेगा की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक तरह से ये जो है ट्रिग्नोमेट्री है 10th क्लास, है ना, आपको बस प्रोजेक्शन का मतलब समझना है। अब देखिए फेज क्या चीज होती है, फेज
फेज के लिए आप एक टर्म नोट कर लीजिए, फेज होता है एंगुलर पोजीशन। फेज इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। तो किसी भी चीज की हम एंगल के टर्म में उसको डिस्क्राइब करेंगे तो उसको हमें फेज को समझने की जरूरत पड़ेगी। तो ये एंगुलर पोजीशन होगा या एंगल होगा, ठीक। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व होगा उसका एंगल हमको एंगुलर पोजीशन को बताता है ना। तो जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट में लिखा y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसका जो एंगल है इसको हम बोलते हैं फेज, है ना। तो इसका रेफरेंस होता है 0। जैसे यहां से ये पार्टिकल ने चलना शुरू किया, है ना। तो ये t इज इक्वल टू 0। तो t अगर 0 के इक्वल होगा तो जो फेज है, फेज मतलब फाइव ओमेगा टी। तो जब t के साथ साथ ये एंगल चेंज होगा, तो जैसे जैसे पोजीशन बदलेगी, टाइम बदलेगा, वैसे वैसे उसका एंगल भी बदलेगा। तो t अगर 0 है तो फाइव भी 0 होगा। तो ये इसकी इनिशियल फेज हो गई। तो t इज इक्वल टू 0 पे जो भी एंगल होगा वो उसकी इनिशियल फेज होगी। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा t इज इक्वल टू t, तो ये जो एंगल है ये बढ़ेगा, ठीक है। तो ये फेज होगी। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज करता रहेगा वैसे वैसे इसकी एंगुलर पोजीशन भी चेंज होती रहेगी। तो पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, ये इसकी एंगुलर पोजीशन यानी कि जो फाई है वो इस तरह से मूव करेगा। तो फाई जो है उसको फेज बोलते हैं। t इज इक्वल टू 0 पे जो फाई की वैल्यू होगी, मतलब जो एंगल की वैल्यू होगी, वो उसकी इनिशियल फेज होगी, ठीक है। तो अब फेज किसकी हो सकती है? तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे वो उसकी फेज हो जाएगी। जैसे ये डिस्प्लेसमेंट है, आप इसको साइन के फंक्शन की फॉर्म में लिख रहे हो, तो साइन का जो एंगल है यानी कि ओमेगा टी वो इसका फेज होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट की फेज। अगर आप इसको वेलोसिटी के लिए लिखोगे, मान लो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो था आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना। तो जो वेलोसिटी की फेज है वो ओमेगा टी है, लेकिन फंक्शन चेंज हो गया, यहाँ पे साइन है यहाँ पे कॉस है ना। तो अगर आप इसको कॉस के टर्म्स में लिखोगे, साइन के टर्म्स में लिखोगे, तो साइन 90 प्लस थीटा, तो हम इसको ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिख सकते हैं। तो अगर इससे इसको कंपेयर करोगे तो इसका फेज ओमेगा टी होगा, तो इसका फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 होगा। यानी कि जो फेज है वो इसकी ज्यादा है, पाई बाय 2 पे है ना। तो ये जो वेलोसिटी है वो इससे 90 डिग्री आगे से बनेगी, मतलब इसका जो ग्राफ है, ग्राफ में जो उसकी पोजीशन आएगी वो 90 डिग्री आगे से होगी। यानी कि इसका जो फेज है वो ओमेगा टी के इक्वल होगा, और इसका जो फेज है फाई डैश मान लो इसको, ये ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 के इक्वल। इसका इनिशियल फेज कितना होगा? जब आप t को 0 रखोगे तो इनिशियल फेज 0 हो गया। इसका इनिशियल फेज कितना होगा? जब आप t को 0 रखोगे तो ये पाई बाय 2 के इक्वल। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो 0 से चलना शुरू करेगा, ऐसे साइन के फंक्शन को फॉलो करेगा। और जो वेलोसिटी है वो पाई बाय 2, पाई बाय 2 कौन सी पोजीशन है? यहाँ से चलना शुरू करेगा वेलोसिटी, है ना। तो ये वेलोसिटी जो है वो पाई बाय 2 से चलना शुरू करेगा इस तरह से। या आप कह सकते हैं कि ये कॉस के ग्राफ को फॉलो करेगा। तो ये साइन का ग्राफ है और ये कॉस का ग्राफ, ठीक है। तो इसकी जो इनिशियल फेज है वो 0 है, और इसकी इनिशियल फेज ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की जो पोजीशन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है ना, इस वाले पॉइंट से। आप देखो ये 90 डिग्री, तो यहाँ से स्टार्ट होगी, ये 0, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हो। तो फेज का बेसिक सेंस है कि भाई फेज का मतलब है उसका एंगल, ठीक है। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसका एंगल उसकी फेज को डिनोट करेगा। इनकी तीनों की फेज में आपस में क्या रिलेशनशिप होती है? एक तो डिस्प्लेसमेंट, और देखिए हमने जो इसकी इक्वेशन निकाली डिस्प्लेसमेंट की वो थी y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा।
जब t जीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। तो जैसे जैसे ये टाइम चलेगा वैसे वैसे ये जो ग्राफ है वो साइन के फंक्शन को फॉलो करेगा। जब साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी r, है ना। तो ये इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से चलेगा। और अगर हम यहाँ पे ओमेगा टी का ग्राफ बनाए तो ये ओमेगा टी एंगल है और एंगल यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे एंगल ओमेगा टी यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 180 हो जाएगा और यहाँ पे 270 3 पाई/2 और ये 2 पाई के इक्वल। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरह से चलेगा, मतलब मेन पोजीशन पे हो गया ये फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। फिर ये दोबारा जब मेन पोजीशन पे आएगा ये सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। और ये फिर से मेन पोजीशन पे आएगा, तो मेन पोजीशन से चलना शुरू करेगा, वापस मेन पोजीशन पे आएगा। ये एक्सट्रीम पोजीशंस पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम होगा, यानी कि r के इक्वल हो जाएगा। अब जो वेलोसिटी है वो किस तरह से चेंज होती है? वेलोसिटी चेंज होती है v इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन करने के बाद ये r ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं r ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। तो देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो t इज इक्वल टू 0 पे 0 है और ये t इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम होगा, यानी कि पाई/2 के इक्वल। तो जो वेलोसिटी है वो मेन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। मेन पोजीशन मतलब t इज इक्वल टू 0। तो ये ओमेगा टी जब 0 होगा तो ये वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और इसकी वैल्यू r ओमेगा के बराबर है। तो t इज इक्वल टू 0 किसको डिनोट करता है? t इज इक्वल टू 0 मेन पोजीशन को डिनोट करता है। मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 है लेकिन जो स्पीड है वो मैक्सिमम है। ठीक है, ये पार्टिकल इस तरह से चल रहा है, ये पार्टिकल इस तरह से जा रहा है p, और इसका जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे है o पे। तो t इज इक्वल टू 0 ये पोजीशन है, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे ओमेगा t 0 होगा, यानी कि फाई भी 0 के इक्वल होगा। अब जैसे जैसे ये पार्टिकल टाइम बढ़ेगा ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसका जो प्रोजेक्शन है ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी वो यहाँ पे जाके जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, ये डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, ये 0 से कहां तक जा रहा है? r तक जा रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है r। तो जब ओमेगा टी पाई/2 के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये ओमेगा टी क्या है? फेज है। तो जब ये एंगल पाई/2 के इक्वल हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया, r के इक्वल हो गया, लेकिन यहाँ पे जाके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो ये इसका ग्राफ इस तरह से चलेगा, है ना। तो जब ओमेगा टी पाई/2 के इक्वल हो जाएगा तो वहां पे स्पीड जो है वो 0 हो जाएगी। फिर देखो फिर ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो स्पीड बढ़ेगी, है ना। ये स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में, पहले ये ऐसे जा रहा था, अब ये नीचे की तरफ आएगा, तो स्पीड की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगी। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम होगा। ये जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये पार्टिकल दोबारा यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो जो वेलोसिटी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाएगी और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फिर 0 हो जाएगा। फिर ये पार्टिकल जो है यहाँ से, ये पार्टिकल यहाँ पे आ चुका था, फिर ये पार्टिकल ऐसे चलेगा, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो ऐसे चलेगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो गया, यानी कि अब ये दूसरी डायरेक्शन में आ गया -r। तो जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगी, तो ये वेलोसिटी 0, है ना। तो 90 डिग्री फेज का मतलब है ये जो ग्राफ है ये इससे 90 डिग्री आगे रहेगा, है ना। ये अगर 0 है तो ये पाई/2। तो ये पूरा जो सर्कल है ये इस तरह का ग्राफ है, इस तरह का, है ना। ये पूरा सर्कल ऐसे, ये 4 क्वाड्रेंट हो गए, ये पहला क्वाड्रेंट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और वो 90 डिग्री आगे, मतलब जो वेलोसिटी है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब हम इसमें देखते हैं एक्सेलरेशन का ग्राफ। तो एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा -r ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी।
है ना। तो ये देखो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई के इक्वल हो जाएगा। तो ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट होगा, जैसे इस डिस्प्लेसमेंट का उल्टा चलेगा बिल्कुल, है ना। ये जैसे जो डिस्प्लेसमेंट है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आर ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव पाई। तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट से 180 डिग्री आगे है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहां से स्टार्ट होगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाओगे तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ इस तरह से बनेगा, सॉरी एक्सेलरेशन का ग्राफ। तो जो एक्सेलरेशन है इसको जस्ट रिवर्स कर दो, है ना, ये नेगेटिव के इक्वल होगा, y के नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जाएगा, तो y को रिवर्स कर दो तो ये इस तरह से एक्सेलरेशन का ग्राफ है ना। एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, इस वाले पॉइंट पे एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस होता है, तो इसके एंगल को इससे माइनस कर दो तो फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो वेलोसिटी हम बोलेंगे कि वेलोसिटी इज पाई बाय 2 एंगल अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और अगर एक्सेलरेशन को देखोगे तो वो 180 डिग्री अहेड है, तो एक्सेलरेशन इज पाई एंगल अहेड ऑफ वाई। ठीक है, तो ये इनका फेज का डिफरेंस होगा। बेटा कुछ आ रहा है फेज का चक्कर समझ में, तो फेज बेसिकली ये एंगल है, एंगल का जो डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस होगा। तो आप इससे इन तीनों के ग्राफ को समझ सकते हो। ये जैसे पार्टिकल ऐसे चलेगा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा फिर उसके बाद नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट घटेगा, फिर दूसरी तरफ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, बढ़ेगा, फिर वापस आएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट इस तरह का ग्राफ बनाएगा। वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम से स्टार्ट होगी, मतलब मैक्सिमम से स्टार्ट, तो जैसे ये ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर ये नीचे आएगा तो फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर मेन पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाएगी यहाँ पे, फिर ये नीचे की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी फिर कम हो, ठीक है, और एक्सेलरेशन इसका जस्ट रिवर्स हो। तो ये इससे 90 डिग्री आगे होगा। मतलब आप देखिए तो अगर ये इसको देखो तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। अगर तीनों को एक साथ देखोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ तो है ही, वेलोसिटी आप यहाँ से इसको कंसिडर कर सकते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे ये वेलोसिटी होगी, t इज इक्वल टू 0 पे ये डिस्प्लेसमेंट होगा, और एक्सेलरेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो t इज इक्वल टू 0 से ये एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री आगे है, ये पाई बाय 2 की पोजीशन है, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी से 90 डिग्री आगे है ना। तो एक ही ग्राफ में अगर तीनों को देखा जाए तो t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट यहाँ से स्टार्ट होगा, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट होगी, और t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री आगे है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी से 90 डिग्री आगे है। हाँ बेटा, ये इसमें कोई डाउट है, किसी को कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है फेज एंगल्स में सर। एंगल्स में कंफ्यूजन है तो आप ये मुझे बताइए कि भाई साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? पर सर साइन थीटा। भाई सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, तो साइन पॉजिटिव होगा और 90 इसको चेंज करेगा कॉस में, है ना। तो साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा के। 90 का कॉस मतलब हो गया थीटा 90 यस। इंटू 1। तो आप ये जो कॉस वाला जो फंक्शन है इसको 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। यस सर। तो ये इसका फेज हो गया वेलोसिटी का। जब आप इसको स्टार्ट करोगे यानी कि t को 0 रखोगे तो ये फेज कितना हो जाएगा, पाई बाय 2। 90। तो इसका इनिशियल फेज हो गया 90,
ये इसका फेज है, जब आप टाइम को 0 रखोगे तो फेज 0 हो जाएगा। आ रहा है समझ में बेटा? यस सर आप। और जब आप इसको साइन 180 प्लस थीटा लिखोगे तो साइन 180 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और 180 मतलब 90 इंटू 2, तो ये साइन ही रहेगा, तो माइनस साइन थीटा हो गया। तो हम ये जो माइनस साइन थीटा है इसको साइन 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं। जब t इज इक्वल टू 0 होगा तो इसकी फेज कितनी होगी? इसका फेज हो जाएगा, t को 0 रखो तो ये पाई हो जाएगा। 180। अब इनकी पोजीशन क्या है देखो, ये 0 है, ये फेज ओमेगा t इज इक्वल टू 5, ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है ना। यस सर। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो उसकी तो इनिशियल फेज 0 है, वो 0 से स्टार्ट होगा, है ना। और जो वेलोसिटी है उसकी इनिशियल फेज कितनी है? पाई बाय 2, तो वो पाई बाय 2 से स्टार्ट होगा। पाई बाय 2 की पोजीशन ये है, तो इसलिए वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। तो ये वाला जो यस ग्राफ सर। है ये ऐसा ही ग्राफ बनेगा, ठीक है। यस सर। और जो एक्सेलेरेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला जो ग्राफ है वो इस तरह का है। तो तीनों है साइन के ही ग्राफ, बस इनिशियल पोजीशन का फर्क है। ये भी उसी तरह से वेरी करेगा जैसे ये वेरी करेगा, वैसे ये भी वेरी करेगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो फिक्स्ड है, इसमें 0 है, इसमें पाई बाय 2 है, और इसमें पाई है, बस इनिशियल फेज का फर्क है। बाकी तीनों एक ही तरह से वेरी करेंगे, है ना। ये भी साइन के ग्राफ को फॉलो करेगा, ये भी साइन के ग्राफ को फॉलो करेगा, और ये भी साइन के ग्राफ को फॉलो करेगा। लेकिन इसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो अलग अलग है। इसका इनिशियल फेज 0 है, इसका पाई बाय 2 है, इसका पाई है ना। यस सर। तो देखो ये t इज इक्वल टू 0 से चलना शुरू किया तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, वेलोसिटी घट रही और जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ रहा है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो इन तीनों का जो वेरिएशन अगर टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वो इन तीनों ग्राफ से समझ में आता है। डिस्प्लेसमेंट ये 0 से लेके, मतलब ये मान लो t इज इक्वल टू 0 है और ये t इज इक्वल टू t1 है, तो 0 से लेके t1 तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, 0 से लेके t1 तक वेलोसिटी घटेगी, और 0 से लेके t1 तक एक्सेलरेशन बढ़ेगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना हो गया? वेलोसिटी का और इसका डिस्प्लेसमेंट का फेज डिफरेंस हो गया पाई बाय 2, ठीक है बेटा। तो आप ये जो है ना यहाँ तक इसको पढ़िए अच्छी तरह से, मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा और इसके डाउट्स निकालिएगा, और नेक्स्ट क्लास में जो भी आपके डाउट्स आते हैं उनको पूछो, है ना। एक बार अच्छी तरह से इसको स्टडी करिए, और जो भी डाउट आएंगे उसको फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक ओके है बेटा। सर। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कहाँ तक करना है, अभी क्लास में लीव करिएगा। ये पेज हमारा हो गया, ये वाला पेज भी हो गया, ये भी पेज हो गया, पेज नंबर 8, और ये ग्राफ हो गए, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले जो ग्राफ, मतलब यहां तक आपको करके रखना है, ठीक। तो पेज नंबर 9 पे यहां तक आप स्टडी करिएगा और अपने डाउट्स निकालिएगा। फिर आगे इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, मतलब जो थ्योरी थी एसएचएम की वो तो खत्म हो गई। एसएचएम में क्या आपको याद रखना है? एक तो डिस्प्लेसमेंट की एंगुलर पोजीशंस को ध्यान रखना है, उसकी इक्वेशंस को ध्यान रखना है, फिर वेलोसिटी को ध्यान रखना है और एक्सेलरेशन को ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तो ये वाली जो वैल्यू है ये ओमेगा आर है, इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, ये ओमेगा आर है, ये माइनस ओमेगा आर, ये ओमेगा स्क्वायर आर, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक। तो यहाँ तक आप इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा और देखिएगा, कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके।